नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग देख पाएंगे हाउ टू फाइल आरटीआई। आरटीआई को कैसे फाइल किया जाए राज सर के द्वारा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आरटीआई को फाइल करने से पहले जानना चाहिए कि आरटीआई होता क्या है। इसके तीन एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले व्हाट, सेकेंड वन इज़ वाई एंड थर्ड वन इज़ हाउ। यानी आरटीआई होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है और इसे कैसे फाइल करना चाहिए। तो एज यू कैन सी, आरटीआई इज स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, जो कि एक्ट बना था 2005 में। 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। आरटीआई बेसिकली एक लीगल राइट है ऑफ इंडियन सिटीजन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका कानूनी अधिकार है जो कि केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, यानी कि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए ये अधिकार प्राप्त है। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो गेट द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपको सूचना चाहिए, जो भी संदर्भित सूचना, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, या जहाँ पर भी जॉइंट वेंचर होता है सेंटर एंड स्टेट का, वहाँ पर आप आरटीआई को सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी कि कोई भी सिस्टम है वो कितना ऑनेस्ट है वो उसकी पारदर्शिता से पता चलता है। तो ये सूचना का अधिकार भी इसी चीज़ के लिए दिया गया था, ताकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी पारदर्शिता को बनी रहे और लोग उसको देख करके अपनी जानकारी प्राप्त करके समय समय पर उसको दुरुस्त करते रहें। थर्ड पॉइंट आता है कि आरटीआई को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि हाउ हाउ टू फाइल द आरटीआई। तो इसके बेसिकली दो माध्यम हैं। आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख पा रहा होगा, एक ऑनलाइन का माध्यम है और दूसरा ऑफलाइन का माध्यम है। ऑफलाइन के माध्यम के लिए आपको सिंपल एक प्लेन पेपर पे आपको आरटीआई लिखनी होगी। उसके सामने ऊपर जो आपका एनवेलप होगा उसमें लिखना होगा सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी, और वहाँ पर जो भी संदर्भित सूचना आपके साक्ष्य हैं और जो रसीद होगी डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट के रूप में, वो आपको यहाँ देने होंगे। एक सबसे आसान माध्यम है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन आरटीआई, जो कि मिनटों में ऑनलाइन आरटीआई आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको अपने वेब एड्रेस में https://rti-online.gov.in पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आप आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम आगे की प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इससे आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको हम आरटीआई के बारे में ही केवल नहीं बताएंगे, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आरटीआई को फाइल करते समय हमें किन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पूछने चाहिए, यानी कि जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसे आपको किस प्रकार पूछना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारी भी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहली चीज़ हम आते हैं स्टेप्स टू फाइल ऑनलाइन आरटीआई, यानी आरटीआई को ऑनलाइन जब हम फाइल करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है जो हमने आपको बताया कि rti-online.gov.in पे आपको जाना है, और यहाँ पर आप केंद्र सरकार से संबंधित, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं, उन सभी के लिए आप आरटीआई दायर कर सकते हैं इस माध्यम के थ्रू rti-online.gov.in पे जाकर। सेकेंड आपको स्टेप जो करना है, क्लिक ऑन द सबमिट रिक्वेस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार होता है। सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप आता है जिसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ आरटीआई गाइडलाइंस। ये टोटल 21 पॉइंट्स के आरटीआई गाइडलाइंस होती हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसे आप सबमिट करें, एक चेक बॉक्स होगा। जैसे ही ये आप आरटीआई गाइडलाइंस को सबमिट करेंगे, उसके साथ ही आपके सामने जो है सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म, जो आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो ओपन हो जाएगा, जिसके कि और बेसिकली 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। उसको आप जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे अलग अलग माध्यमों के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी बीपीएल कैटेगरी के हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको किसी भी प्रकार की पेमेंट
यानी कि आपको भुगतान नहीं करना है, इनके लिए कोई भी पेमेंट या भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस अपना बीपीएल कार्ड जो है उसका प्रूफ एक फ़ोटो कॉपी अटैच करनी होगी। तो ये 4-5 स्टेप हैं। अब हम देखते हैं कि ये आपका आरटीआई पोर्टल जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये होम पेज खुला हुआ मिलेगा, जहाँ पर आपको होम स्क्रीन दिख रही है, सबमिट रिक्वेस्ट, जहाँ पर कि आपको पहली बार क्लिक करना है। उसके बाद आपका आता है सबमिट फर्स्ट अपील। ये फर्स्ट अपील जो है ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी नीड आपको तब पड़ेगी जब आपको 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 30 दिनों के अंदर आपको आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है। उस केस में आपको सबमिट फर्स्ट अपील करनी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके अलावा आप अपने आरटीआई जो भी फाइल करेंगे उसका स्टेटस दे सकते हैं। आप अपनी हिस्ट्री को जा कर के देख सकते हैं। जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, जनरेट कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी हिस्ट्री भी जो है 3 साल यानी कि लास्ट प्रीवियस 3 ईयर्स के जो भी आपने आरटीआई से एक्टिविटी की होंगी उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ दिख पाएगी। लॉगिन के यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप बिना लॉगिन किए हुए भी आरटीआई को सबमिट कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यूज़र मैनुअल है, कॉन्टेक्ट एस है और एफएक्यू है। एफएक्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आपके मन में शंका हो सकता है कि इसका क्या कैसे हम करें। तो आप आरटीआई फाइल करने से पहले आप लोगों को एडवाइस यही किया जाता है कि इस एफएक्यू सेशन को भी एक बार आप देख लें, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे से आरटीआई को कर पाएँ। तो यहाँ पे है आपका ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको हम लोग देखते हैं कैसे किस प्रकार ये फॉर्म जो है पूरे पेज का होता है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म को क्लिक करते हैं तो आपके सामने गाइडलाइंस यूज ऑफ आरटीआई पोर्टल, ये एक बड़ा सा पेज खुल जाता है, जिसमें के अंतर्गत टोटल 21 पॉइंट है। और लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन है, आई हैव रीड द एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस। ये आपको सारे के सारे आ जाएंगे, तो इसे आपको देखना है। यही सारी की सारी गाइडलाइंस है। जब आप 21वें नाइट तक कर लेंगे तो यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड अबव गाइडलाइंस और सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा जो ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते ही इसमें आपको देखेंगे टोटल 5 कैटेगरी है, बट बेसिकली देखें तो 1, 2 एंड 3 कैटेगरीज हैं, 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं। आइए हम चलते हैं इसे और एक एक करके देखते हैं। तो जो सबसे पॉइंट नंबर 1 है वो है आपका पब्लिक अथॉरिटी डिटेल्स आपको फिल करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आप जिस भी विषय से संबंधित आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसके जो अथॉरिटी है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी एपेक्स बॉडी है, उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ पब्लिक अथॉरिटी भी पता होना चाहिए। उसके लिए आप बेसिकली यहाँ पर एक सर्च पब्लिक अथॉरिटी का ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी आप इनिशियल कुछ नाम टाइप करके भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन होता है गूगल का, वहाँ से भी आप जा करके पता कर सकते हैं कि आपका जो भी आरटीआई डालनी है उसके लिए क्या मिनिस्ट्री होगी, कौन सा डिपार्टमेंट होगा। यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसके थ्रू आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ आपकी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत होती है। तो ये सबसे वीवीआई चीज़ होती है और इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में आपसे मांगा जाता है पर्सनल डिटेल्स ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट, यानी कि जो आरटीआई अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो अपनी पर्सनल सूचनाएं दें। क्योंकि जो आप ऑनलाइन जब भी आरटीआई अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसमें कि आपको उसका रिप्लाई आते हैं। वो सबसे पहला चीज़ होता है आपका ईमेल आईडी, यानी आपका जो भी ईमेल आईडी है आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार मार्क मेंशन है। स्टार मार्क जो है वो मैंडेटरी फील्ड को अप करता है, और जहाँ स्टार मार्क नहीं है वो आपके सुविधा के अनुसार है, आप उसे देना चाहते हैं या नहीं। तो ईमेल आईडी जो है वो मैंडेटरी है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर, अगर आप कोई भी मैसेज एसएमएस अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी को आपको पुनः कंफर्म भी करना पड़ेगा, आप यहाँ डाल करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है ओरिजिनल वो डालें। साथ ही अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर है तो वो थर्ड जेंडर के केस में। आपको अपना एड्रेस जो है उसके लिए आपको 1, 2, 3 टोटल 3 कॉलम है, और साथ में चौथा आपको जो है पिन कोड है। तो एड्रेस जो है वो भी आपका मैंडेटरी फील्ड है, ये भी आपको फिल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आरटीआई जो है केवल और केवल इंडियन सिटीज़न के लिए ही है, तो यहाँ पर इंडिया ही आएगा।
नेक्स्ट आते हैं स्टेट, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से करते हैं, गुजरात से करते हैं, यूपी से, बिहार से, कर्नाटका से, तो वो आप ड्रॉप डाउन के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। आप स्टेटस मेंशन कर सकते हैं कि आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से आते हैं। आप अपना एजुकेशनल स्टेटस भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर कि आप साक्षर हैं या फिर निरक्षर हैं, यहाँ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर जो है ये भी ऑप्शनल है, यानी अगर मैं बात करूँ तो जो मैंडेटरी फील्ड है उसकी संख्या कितनी है। फर्स्ट वन इज़ ईमेल आईडी, और यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी तो इसी का पार्ट हो गया। सेकेंड वन नेम है, थर्ड वन जेंडर है, एंड फोर्थ वन एड्रेस है। यानी कि टोटल इस पॉइंट में केवल 4 सूचनाएं जो हैं वो मैंडेटरी हैं, उसके अलावा आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है वो सबसे आपका वीवीआई पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पर आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। तो जैसे देखेंगे आप जो रिक्वेस्ट डिटेल है इसमें सिटीजनशिप, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल द आरटीआई, तो ये इंडियन ही आएगा। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे के तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर बीपीएल का अपना प्रूफ जो है वो भी देना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जहाँ पे लिखा है टेक्स्ट ऑफ फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो आरटीआई के लिए रिक्वेस्ट करना है वो क्या डालें। तो यहाँ आप एक चीज़ नोट में देखेंगे, ओनली अल्फ़ाबेट्स A to Z, आइदर स्मॉल और कैपिटल, और नंबर्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड इन टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो यही चीज़ें आप केवल कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है नोट में, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट बीपीएल कार्ड, यानी बीपीएल कार्ड वाले के लिए आइडेंटिटी प्रूफ देना है, बाकी के लिए यहाँ पर डू नॉट अपलोड का बात की गई है, यानी आपकी पहचान छिपी रहे, इस चीज़ों के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट यहाँ बोला गया पीडीएफ फाइल नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर ओनली एंड शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ है कि जो ये आपको कॉलम यहाँ पर बॉक्स दिया गया है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो कि मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। अगर आप एक्सीड करते हैं इस 3000 कैरेक्टर को तो उस केस में आप पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ फाइल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अगर कुछ भी देना है अप टू 1 MB वो केवल आपको मेंशन करना है। तो आप जिस भी संबंध में आप पीडीएफ फाइल जो भी आरटीआई डालना चाहते हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप एक साथ कंपाइल्ड कर लें और फिर आप उसको करें। जैसे कि सपोज़ मैं बात करूँ तो अगर आपको गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के SCTO एग्जामिनेशन का से रिलेटेड आरटीआई देनी है साइको टेस्ट को लेकर के, जो आपका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम हुआ था और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल में ही आप अपने आप को कंप्रेस कर लीजिए जो आपका एडवर्टीज़मेंट था, उसके अलावा आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, उसके अलावा जो रिज़ल्ट आया है, इन सभी को एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए पीडीएफ फाइल का, और उसको आप साइज़ कंप्रेस्ड करके बिलो 1 MB कर लें, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड डाला गया है, तो यहाँ जब भी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जैसे यहाँ पे 681592 मेंशन कर रहा है, ये आपको डालना है। आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, अगर आप मूक और बधिर हैं तो आप इसको सुन भी सकते हैं कि ये कोड क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इसको आप सबमिट करेंगे तो आपका आरटीआई फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 आएगा, उसके आपको केवल पेमेंट करना होगा, और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। नॉर्मली 10 रुपीज़ आपको लगते हैं, 10 रुपये एक आरटीआई करने के लिए, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस और क्या आप सूचना प्राप्त करने चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सीड कर सकता है, और उसके लिए आपको जो अथॉरिटी होती है उसके द्वारा आपसे डिमांड मांगा जाएगा, तो ये चीज़ें हैं पेमेंट कर लेंगे। आइए अब हम चलते हैं, लेट्स हैव एन एग्जांपल टू फाइल आरटीआई। यानी अगर सपोज मान लीजिए जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की के लिए आपको आरटीआई फाइल करनी है, और वो भी किस पोस्ट के लिए, SCTO का जो एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें जो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुए थे, यानी कि साइको एग्जामिनेशन, उसके रिजल्ट से रिलेटेड आपको क्वेरी करनी है, आरटीआई डालनी है अपने रिजल्ट में। तो क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी बनाना चाहूँगा
कि इसकी नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो ये आपका वीडियो बन रहा है वो बेसिकली स्टूडेंट डिमांड पे हो रहा है। टोटल जीएमआरसी में एससीटीओ पोस्ट के लिए टोटल 71 पोस्ट थी, और जबकि जो फाइनल रिजल्ट 223 बच्चों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था आउट ऑफ 230 था 230, और जिसमें से कि केवल 56 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं फाइनल रिजल्ट में। तो 15 टोटल शॉर्ट कैंडिडेट रहे हैं। तो क्या रीज़न रहा है, और बच्चे जो हैं जिनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा भी गया था फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये जानना ज़रूरी है। उनका अधिकार बनता है कि वो किस सब्जेक्ट में फेल हो गए या इस लिस्ट में ना आने का रीज़न क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम आते हैं कि हमें अगर जो पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही गुजरात मेट्रो के लिए हमें सेलेक्ट करना हो कि कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एपेक्स बॉडी आती है, तो उसका हमें चुनाव करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको टॉप में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, यानी दोनों जगह पे, यानी कि आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के मुख्यमंत्री, उन दोनों की तस्वीरें लगी हैं। यानी जो गुजरात मेट्रो है एसपीवी ऑफ, जैसे आप यहाँ मेंशन कर पाएंगे, गुजरात मेट्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें कि 50% प्लस 50% जो है स्टेक नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर्स में होता है। गुजरात मेट्रो के केस में क्या है वो देखने की बात है, बट यहाँ पे जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे आप यही RTI online.gov.in के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये हमारा जो आता है यह केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। इसी गुजरात मेट्रो के जो वेबसाइट है वहाँ पर नीचे में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। आप इसको दूसरी तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि GMRC कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ना केवल GMRC की बात करें, अगर मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, मैं बात करूँ NCRTC की, या मैं बात करूँ किसी भी ज्वाइंट वेंचर वाली जिसमें कि सेंटर का स्टेक हो, वो सभी के सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन RTI में आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है उसी का कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है बीइंग ए GMRC और मेट्रो, तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपका फर्स्ट में भी आएगा और सेकेंड में भी सेम चीज़ें आएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स यानी कि पब्लिक अथॉरिटी में भी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि आपको 300 कैरेक्टर में अपने प्रश्न को पूछना है बाकी डिटेल्स के साथ। तो अब आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कंटेंट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन RTI वो क्या होना चाहिए, राइट? क्या क्वेश्चन पूछे कि आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें मिल पाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो VVI है, आप इसको पेपर पेन से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन दिस मैनर, लाइक पहला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, माई स्कोर ऑब्लिक मार्क्स इन CBT। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका प्री का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपका क्या स्कोर रहा, क्या आपकी मेरिट बनी, वो आप जान सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है कि माई रिजल्ट इन CBAT, यानी आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा। तो जो भी रिजल्ट नॉर्मली होते हैं वो आइदर सूटेबल और नॉट सूटेबल के फॉर्म में दिखते हैं। तो आप सेम चीज़ पूछ सकते हैं कि माई रिजल्ट इन CBAT और साइको टेस्ट, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ जान सकते हैं वो ये है कि माई टेस्ट वाइज अटेम्प्ट एंड करेक्ट आंसर एंड T स्कोर ऑफ ऑल 6 बैटरीज, यानी आपका जो व्यक्तिगत अटेम्प्ट था हर एक टेस्ट में, यानी एज हम जानते हैं कि टोटल 6 बैटरीज थी साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर हम बात करें GMRC की, तो उसमें आपका क्या अटेम्प्ट था, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे ये आपको भी पता होगा। उसके करेक्ट आंसर एज पर RDSO और GMRC क्या रहे उसके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और हर एक टेस्ट का आपका T स्कोर क्या रहा, वो मोर देन 42% रहा, एबव था या उससे बिलो था, उसके बारे में आपको सूचना मिल सकती है।
पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये पूछ सकते हैं आपकी इफ़ यू आर नॉट सूटेबल इन सीबीटी देन इन विच टेस्ट, यानी कि किस टेस्ट में आप सूटेबल नहीं रहे। नेक्स्ट है टोटल सूटेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल सूटेबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन सीबेट साइकोमेट्रिक एग्जाम आउट ऑफ 230। यहाँ 230 है बट आप इसको 223 भी कर सकते हैं जो डाटा आया, अदरवाइज 230 भी आप इसको पुट कर सकते हैं कि 230 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास किए, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो केवल 56 बच्चों का आया है जबकि वैकेंसी 71 थी। तो 15 बच्चे का क्या हुआ, जो 15 पोस्ट थी उसका क्या हुआ, इससे एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या केवल 56 बच्चे ही पास किए या नहीं। पॉइंट नंबर 6 में पूछ सकते हैं आपकी हाईएस्ट मार्क्स एंड टी स्कोर इन ईच बैटरी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, यानी कि जितने भी सूटेबल कैंडिडेट हैं, यानी कि 56 अगर सपोज मान लीजिए जो रिजल्ट आए हैं, तो उन सभी में जो हाईएस्ट मार्क्स एंड टी स्कोर रहा प्रत्येक बैटरी में सूटेबल कैंडिडेट का वो क्या रहा। यानी सपोज मैं बात करूं कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 और टेस्ट 6 आपका मशीन टेस्ट या एडिक्शन टेस्ट हो गया, तो इन सभी टेस्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो इंडिविजुअली क्या रहे और उसका टी स्कोर क्या रहा। साथ ही लोएस्ट मार्क्स एंड टी स्कोर इस बैटरी के, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, वो आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच टेस्ट बैटरी मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाइड, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि वो कौन सा टेस्ट बैटरी था अमोंग ऑल 6 जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो फेल हुए। और पॉइंट नंबर 9 है, ये आपको और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा कि रीजन ऑफ 15 शॉर्ट रिजल्ट 56 आउट ऑफ 71 पोस्ट इन फाइनल रिजल्ट क्या था, यानी इसके कारण के बारे में आप जान सकते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या केवल 56 बच्चे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट पास किए या फिर और भी कोई रीज़न था उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अटैच द पीडीएफ ऑफ रिजल्ट, यानी उस रिजल्ट का पीडीएफ भी जो है वो 56 पेजेस का है, जो ये है आपका, इसकी भी फाइल आपको अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही आपको अपना जो एडमिट कार्ड है जहाँ पर कि आपका नाम लिखा होता है, आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर अटैच करेंगे तो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन 9 के अलावा आपकी जो भी व्यक्तिगत क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यही चीज़ें मेंशन की है, राइट क्वेश्चन एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत आपको वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपको कुछ FAQ भी हैं जो आपको टोटल 23 टाइप्स के हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको मैं एक बार आपको दिखाऊं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इसको भी देख पाएँ। तो वो क्या है आप इसको देख सकते हैं, जब भी आप RTI अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानकारी के रूप में भी मिल सकती हैं, तो आप इसको जान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो एक्चुअल RTI फॉर्म होता है उसका एक बार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपकी स्क्रीन पर RTI ऑनलाइन gov.in का पेज खुला हुआ है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं सबसे पहले होम पेज पे आ जाते हैं, तो ये रहा आपका होम पेज, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। यहीं पर आपको अगर सबमिट रिक्वेस्ट है, सबमिट फर्स्ट अपील है, ये आप देख पा रहे होंगे सबमिट रिक्वेस्ट है, सबमिट फर्स्ट अपील 30 डेज़ के बाद आपके काम की चीज़ें होंगी, और FAQ जो है आपको अगर जानना हो तो आप इसे जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो की गई है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है ऑप्शन जनरल यूज़ गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ RTI ऑनलाइन पोर्टल, और यहाँ पर जो मैंने बताया कि टोटल 21 चीज़ें दी गई हैं, उसके थ्रू आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है, आप इसको देख सकते हैं। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसके लिए आप देख सकते हैं द एप्लीकेंट के पे द प्रिस्क्राइब फी थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है आपका इंटरनेट बैंकिंग, सेकेंड वन यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और मास्टर वीज़ा, और थर्ड है यूजिंग रुपे कार्ड, जो भारत सरकार का रुपे कार्ड है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ हैं आप इस गाइडलाइंस के अंतर्गत वो आप ये देख सकते हैं कि
आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाता है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और पेमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होकर आपके ईमेल पे आ जाएगा, और इसी को आपको वुड बी इशूड एंड विच में बी रेफर्ड बाय द अप्लीकेंट फॉर एनी रेफरेंसेज इन फ्यूचर। यानी भविष्य में आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या किसी भी तरह की आपको बातें करनी होंगी, अपील करनी होगी, तो उसके लिए आपको यही यूआरएन नंबर रेफरेंस के रूप में डालना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और इस चीज़ को आप जैसे ही यहाँ पर आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाता है जिसकी बात मैं कर रहा था। यहाँ मैं बता रहा था पब्लिक अथॉरिटी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ ड्रॉप डाउन डिटेल्स है, आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पर भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है यही सिलेक्ट करना है। यहाँ ओके क्लिक करेंगे आप। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर आपको डालना है तो डालें, ईमेल आईडी को कंफर्म करें, अपना नाम डालें, अपना जेंडर डालें, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर है वो, आपका अपना एड्रेस जो है वो भी डालें, कंट्री डालें, स्टेट डालें। स्टेट डालने के बाद आपको सारे के सारे आ जाएंगे जो भी सिलेक्ट करना है। रूरल कर लिए, लिटरेट करिए। तो लिटरेसी पे डालेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग तरह के कॉलम आ जाते हैं। सिटीजन्स में आपको इंडियन एंड अदर है, अदर करेंगे तो यहाँ पर सिंपल बता देता है ऑनलाइन इंडियन सिटीजन्स कैन ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यानी आप अदर्स नहीं जा सकते हैं, इंडियन जाना है। अगर आप यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जाते हैं तो यस नो जैसे ही करेंगे, सपोज यस किया आपने, तो यहाँ पर आपको बीपीएल कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ इशू एंड अथॉरिटी भी डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ आपको 3000 कैरेक्टर में आपको अपने आंसर्स जो है वो करने हैं। सपोज मान के चलिए मुझे यहाँ पर अगर कुछ मेंशन करना हो, तो मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि सपोज मैंने यहाँ से मुझे कुछ एंटर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए हैं। माई स्कोर मार्क्स इन सीबीटी, माई रिजल्ट इन सीबीटी साइको टेस्ट सुटेबल और नॉट सुटेबल, माई टेस्ट वाइज अटेम्प्ट करेक्ट एंड इनकरेक्ट इफ़ नॉट सुटेबल से लेकर के देखेंगे कि 9 टोटल आपको यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है और भी यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मैं एक बार लिख करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी के लिए विजिबल हो। यहाँ आपको मेंशन करना है आई वांट टू नो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएमआरसी। सपोज मैं आपको जीएमआरसी की बात करूं तो जीएमआरसी एससी टीओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो जीएमआरसी का एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर क्या है, वो जीएमआरसी /HR /RECT रिक्रूटमेंट /O&M /12/2021 ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये आपको डालना है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, माय रोल नंबर इज़। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अगर करना है तो आप जा कर के यहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो भी आपका रिज़ल्ट रहा हो। सपोज़ मान के चले कि मैं रिज़ल्ट की ही बात करूँ, तो जो आपका रिज़ल्ट है
कोई भी रिजल्ट है या एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर डिजिट दी जा रही है सिक्योरिटी कोड, सपोज मान लीजिए 298163, आप ये करेंगे। और उसके बाद आप इसको जैसे ही मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो आप पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जो यूआरएन नंबर की बात मैं कर रहा था वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके थ्रू आप अपने आरटीआई को फिल कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आएगी। तो यही बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर दे दी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।